कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना होगा मुझसे वक्त लेकर। तो दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आपके दुश्मन भी आपके अपने बन जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय और जो अन्य विश्वविद्यालय है उनसे संबंधित जितने भी विद्यार्थी है उनके लिए सेमेस्टर फर्स्ट भौतिक भूगोल, बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट भौतिक भूगोल, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनके पेपर बैक है और अभी वो थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में, उनके लिए क्लास बहुत उपयोगी होने वाली है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी देखेंगे। तो बिना स्किप किए ये वीडियो लास्ट तक देखना। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए अपना, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में आपके एग्जाम की जो तस्वीर है वो मैं बदल के रख दूंगा, ये मेरा आपसे विश्वास है। आप पूरे साल अपने लिए देते रहे, किसी और को देते रहे या टाइम वेस्ट करते रहे, बस ये 1 घंटा मुझे दे दीजिए, बिना स्किप के लास्ट तक देखना। आपके एग्जाम की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक किस प्रकार रहेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय तो है ही, साथ ही साथ इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एमजीएसयू, कोटा ओपन, इसके अलावा मत्स्य, और साथ ही साथ बीएचयू के विद्यार्थी भी इसमें शामिल है, और डीयू के विद्यार्थियों के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। और साथ ही साथ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, इसके अलावा ब्रिज विश्वविद्यालय है, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों के लिए समान रूप से उपयोगी है जिनके फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी लगभग सभी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में देखेंगे इनके आंसर। जल्दी जल्दी एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रमुख शाखाओं का नाम लिखिए। भौतिक भूगोल का अर्थ और इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है इनके बारे में बताना होगा। परिभ्रमण एवं परिक्रमण में क्या अंतर है लिखिए। प्लेट किनारों से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ समर्थित यानी भू संतुलन क्या है। तो ये छोटे क्वेश्चन है, और साथ ही साथ जो अन्य क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। लास्ट में इनके आंसर देखेंगे हम सभी के एक साथ। धैर्य बनाए रखिए, पूरा पेपर हल करवाऊंगा मैं। वलन एवं भ्रंश में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीवाखंड से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेटर गीजर से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इतना जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक बार अपन मॉडल पेपर देख रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इनका आंसर भी करना है, तो क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 घंटा मांगा आपसे, तो 1 घंटे में मुझे ये पूरा पेपर करवाना होगा। नेक्स्ट है, नॉनमेट्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नदी वेदिका किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फियोर तट या रिया तट में अंतर लिखिए। फियोर तट और रिया तट में क्या अंतर पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको बताना होगा, और मैं इस क्लास में भी आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको 5 पर टिप्पणी लिखनी होगी, तो यहाँ पर 5 × 2, ठीक है, आपको कुल मिलाकर 10 नंबर का मैटर यहाँ से देखने को मिलेगा, और 10 नंबर का आपका मानचित्र का होगा। मानचित्र के लिए आप हमारी दूसरी क्लास देख सकते हो, वहां पर हमने पूरा डिटेल से समझा रखा है। नेक्स्ट है, अपनति एवं अभिनति किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, बैथोलिट क्या है, कैनियन क्या है, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और साथ ही साथ टिप्पणी के लिए जो अन्य बिंदु है वो इस प्रकार है, लेपेलिज क्या है, यूगेन क्या है, लॉयस क्या है, फ्योर्ड, इंसेलबर्ग और नूनाटक। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम देखेंगे, एक एक करके पूरा विस्तार से देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको क्लास लेकर, तो धैर्य बनाए रखे। सेशन सेकंड से अगर अपन बात करें तो प्लेट विवर्तनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ हम देखेंगे भ्रंश के प्रमुख प्रकार लिखिए। भ्रंश के कौन कौन से प्रकार है, भ्रंश किसे कहते हैं। तो किसी भी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन आए, सभी का हल हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। नेक्स्ट है, भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं, इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, कौन कौन से हैं, सभी के बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट है, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में कोई 4 अंतर लिखिए। आग्नेय और अवसादी चट्टानें यानी कि इग्नेस रॉक्स और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में कोई आपको 4 अंतर बताने होंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, इनके आंसर देखिए। ठीक है, आंसर देखिए एक एक करके।
भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या होता है? भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब की धरातलीय उच्चावच अथवा भू आकृति विज्ञान, सागर एवं महासागरों, समुद्र विज्ञान तथा वायु विज्ञान के वितरणों का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक वातावरण यानी कि अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितने भी भौतिक तत्व है, फिजिकल फैक्टर्स है, उनका अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। जैसे धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच क्या होता है? यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सरफेस होता है और इस सरफेस पर जितनी भी संरचनाएं बनी होती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि, इनका अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र कहलाता है। साथ ही साथ हम बात करें समुद्र यानी कि ओशियनोग्राफी तथा इसके अलावा वायु विज्ञान, एरोलॉजी की बात करें, इन सभी का सम्मिलित रूप से अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। साथ ही साथ इसकी प्रमुख शाखाओं की बात करें तो भू आकृति विज्ञान, भू आकृति यानी कि पृथ्वी और पृथ्वी की जो आकृति यानी कि यहाँ पर जितने भी रिलीफ्स हैं, ठीक है, उच्चावच है, उनका अध्ययन करना। इसके अलावा खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान में यानी कि कितने अपना ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कितने तारे, सितारे, साथ ही साथ ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि विद्यमान है, उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो किसका विषय है? खगोलीय विज्ञान का विषय। इसके साथ साथ जलवायु विज्ञान की बात करें तो जलवायु विज्ञान में वर्षा, तापमान, ऋतु आदि सभी बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है कि जलवायु क्या होती है, ये कैसे परिवर्तित होती है, कैसे प्रभावित होती है, इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है। और साथ ही साथ हम बात करें मृदा भूगोल यानी कि इसमें हम मृदा के प्रकार की, मृदा कैसे बनती है, इसके अंतर यानी कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं या जिन हम बोले कि मृदा निर्माण में सहायक जो तत्व होते हैं, उन तत्वों की मात्रा, उपलब्धता के आधार पर इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ हम बात करें समुद्र भूगोल यानी कि जो समुद्र है, समुद्रों में समुद्र जो जल होता है उसकी लवणता और उसका विस्तार, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की उच्चावचीय संरचनाएं और साथ ही साथ उसका वायुमंडल पर या फिर धरातलीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव होता है का अध्ययन किया जाता है। भूगणित, इसमें गणितीय विधियों के माध्यम से जो समस्याएं होती है या कोई सिद्धांत होते हैं, उनको संपादित करने का या हल करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ भूभौतिकी, जैव भूगोल, जीव जगत से संबंधित, ये इसकी प्रमुख शाखाएं हैं, तो इनको आप एक बार नोट कर लेना। ठीक है, सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ गया, सेम ऐसे कैसे आपको छापना है, कुछ भी डिफरेंट इसमें या अंतर नहीं करना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर लिखिए। पहले उत्तर देख लेते हैं। परिभ्रमण एवं परिक्रमण में मुख्य अंतर इस प्रकार है, आपको सेम यही लाइन लिखनी है कि परिभ्रमण एवं परिक्रमण में प्रमुख अंतर इस प्रकार है, फिर उसके बाद में आपको पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना। देखिए, परिभ्रमण में पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर भ्रमण करती है, जबकि परिक्रमण में वह सूर्य की परिक्रमा करती है। अब आपको पता है कि पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली घूर्णन या परिभ्रमण, ठीक है, और सेकंड कौन सी? परिक्रमण। अब घूर्णन गति क्या होती है मैं आपको बताऊं, जैसे मैं उदाहरण से बता रहा हूं, यानी कि मान लीजिए मैं कोई इस समय क्या हूं, कोई खगोलीय पिंड, ठीक है, और अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर, समझ रहे हो, अब मैं अपने अक्ष पर एक जगह घूम रहा हूं, तो ये क्या हो गई? मेरी घूर्णन गति हो गई। क्या हो गई? घूर्णन गति हो गई। और अगर जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर, ठीक है, अपनी जगह घूम रही है, अपनी जगह घूम रही है, ठीक है, तो ये तो हो गई घूर्णन। और ये किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसे कहेंगे हमें परिक्रमण गति। क्लियर? अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति, और किसी पिंड के चक्कर लगाना या किस चारों ओर घूमना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाती है। तो एक अंतर हो गया। नेक्स्ट है इसमें परिभ्रमण पृथ्वी की दैनिक गति है, जबकि परिक्रमा पृथ्वी की वार्षिक गति है। अब देखिए यहां पर सीधा सीधा है, परिभ्रमण क्या होती है? परिभ्रमण, अब इसमें क्या होता है?
परिभ्रमण पृथ्वी की दैनिक, यानी कि ये घूर्णन गति से संबंधित है। घूर्णन जो गति है वह दैनिक गति, और इसके कारण दिन रात बनते हैं, यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी। तो इससे क्या होता है, जैसे कि सूर्य के सम्मुख वाला भाग, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, अब यहाँ पृथ्वी है, अब ये अपने अक्ष पर, ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमेगी, अपने अक्ष पर घूमेगी, तो सूर्य के सम्मुख वाला जो भाग होता है उस पर तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और विमुख भाग पर रात हो जाएगी। यानी कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात बनते हैं, और परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन, और ये एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। नेक्स्ट हम बात करें, परिभ्रमण में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, यानी कि अपने अक्ष पर पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, तो घूर्णन करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का, फिक्स नहीं है, लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा हम बात करें, जबकि परिक्रमण में 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है, 365 एंड 6 आवर्स लगते हैं, किसमें, परिक्रमण में, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और इन्हीं से फिर वो 28-29 फरवरी वाला चक्कर बनता है। नेक्स्ट बात करें, परिभ्रमण व परिक्रमण दोनों ही गतियां पृथक पृथक मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग है, एक अपने अक्ष पर घूम रही है तो दूसरी चारों ओर चक्कर लगा रही है, दोनों अलग अलग मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, प्लेट किनारों से आप क्या समझते हो। प्लेट किनारे क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है। महाद्वीपीय एवं महासागरीय भागों के नीचे स्थित दृढ़ भाग को, दृढ़ खंडों को प्लेट के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अपना स्थल भाग है और महासागरीय भाग है, समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी पर यहाँ मान लीजिए सागर है, ठीक है, ये गहरा भाग सागर है, और यहाँ दृढ़ भाग यानी कि धरातल है, ये धरातल आ गया, और ये सागर महासागर आ गया। अब इनके नीचे क्या होता है, दृढ़ भाग होता है, कठोर भाग होता है। ये कैसा होता है, कठोर। इन कठोर भागों को क्या कहा जाता है, प्लेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। प्लेट्स किनारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, आगे भी आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। और देखिए, इसमें पहला विनाशशील प्लेट किनारा। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है विनाशशील, यानी कि ऐसे किनारे जिनके मिलन से क्या होता है, विनाश होता है। समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि ऐसे किनारे जिनसे विनाश। देखिए इसमें, इन किनारों द्वारा प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों का नुकसान होता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, समझिए इस चीज को, यानी कि ये एक प्लेट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेट है, क्लियर, दिख रहा है। सेम ऐसे ही एक इधर दूसरी प्लेट है, समझ रहे हैं इस चीज को। अब ये दोनों आमने सामने बढ़ेगी, तो एक प्लेट का किनारा है जिसका घनत्व कम होता है और जिसका ज्यादा होता है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे बैठ जाती है, ध्यान रखना उल्टा चलता है यहाँ पे, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे चली जाती है, और जिस प्लेट का घनत्व कम होता है वह ऊपर आ जाती है। और दोनों प्लेटें समझ लीजिए, ये उच्च घनत्व है और ये निम्न घनत्व है, तो उच्च घनत्व नीचे चला जाएगा और ये निम्न घनत्व है तो निम्न घनत्व ऊपर रह जाएगा। जैसे ये दोनों आपस में, समझना इस चीज को, ये दोनों आपस में मिलेगी तो ये उच्च घनत्व की क्या हो जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी। तो उच्च घनत्व नीचे होने के कारण ये वाला जो भाग है ये लावा या मैग्मा चैम्बर में जाने से पिघलने लगता है और इस उच्च घनत्व वाली प्लेट का विनाश होने लगता है। क्लियर। नेक्स्ट है संरक्षित प्लेट किनारा। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है यानी कि सुरक्षित है ये। इन किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे से अगल बगल में खिसकती रहती है, जिसके फलस्वरूप रूपांतरण भ्रंश का सृजन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, दो प्लेटें, ठीक है, एक प्लेट दो प्लेट, प्लेट ए प्लेट बी, ठीक है, ये दोनों प्लेटें हैं, ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे से अलग खिसक जाती है, यानी कि बीच में खाई बन जाती है, राइट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही एक दूसरे से अलग चली जाएगी तो यानी कि प्लेटों के किनारों का क्या नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, इसलिए इनको संरक्षित किनारे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें रचनात्मक किनारा।
देखिए इन किनारों के सहारे नए उच्चावचों का निर्माण होता है, जैसे पर्वतों का निर्माण। अब इसमें क्या होता है, अब या तो ये अलग जाएगी या एक दूसरे से टकराएगी, तो इससे क्या होगा, रचनात्मक संरचना यानी कि नवीन संरचनाओं का निर्माण होगा। और मेजर रूप से दो प्लेटों के किनारे होते हैं, उनके सहारे क्या बनते हैं, मेजर रूप से पर्वतों का निर्माण होता है, गहरी खाइयों का भी निर्माण हो जाता है। क्लियर। तो प्लेट के तीन भाग हो गए, सॉरी तीन किनारे हो गए, तीन किनारे हो गए कौन कौन से, विनाशशील प्लेट किनारा और संरक्षित किनारा और रचनात्मक किनारा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट है समर्थित या भू संतुलन क्या है। तो भू संतुलन उत्तर कैसे देना है, भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डट्टन, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अंडरलाइन कर देना। डट्टन नामक भूगोलवेता ने 1889 में, ठीक है 1889 में किया था। अब क्वेश्चन आ जाए, भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था, तो डट्टन महोदय ने और 1889 में किया था। क्लियर, डट्टन महोदय ने 1889 में भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करें, सामान्य रूप से संतुलन शब्द का अर्थ परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित उच्चावचों में पर्वत, पठार, मैदान एवं पृथ्वी के आंतरिक भागों में स्थित उच्चावच जैसे झील, समुद्र आदि में भौतिक या यांत्रिक स्थिति की दशा ही भू संतुलन कहलाती है। भू संतुलन क्या है, अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां पाई जाती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अब ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, चारों ओर घूम रही है और अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। अब इससे क्या पृथ्वी में हलचल नहीं होगी। आप एक काम कीजिए, एक कटोरा लीजिए, उसमें पानी डालिए, ठीक है, उसमें कंकड़ पत्थर भी डाल दीजिए या कुछ बड़ा पत्थर डाल लीजिए जो पानी से ऊपर हो, ठीक है, और फिर उसको अपने अक्ष पर घुमाओ और चारों ओर घुमाओ, तो क्या उसमें हलचल नहीं होगी। सोचो कि वो छोटा सा भाग है, पृथ्वी इतने विशाल है, अगर इतने विशाल पिंड में हलचल होगी, गति होगी, तो ये पर्वत पठार गिर नहीं जाएंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत है, क्या वो गिर जाएंगे। समुद्र में पानी है, क्या वो बाहर निकल जाएगा। नदियां, झीलें हैं, क्या उनका पानी अपनी दिशा बदल लेगा। तो ये संतुलन के कारण स्थायी चलते रहते हैं, ठीक है, संतुलन के कारण ये स्थायी बने रहते हैं। तो इस प्रक्रिया या इस संतुलन की क्रिया को ही भू संतुलन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए होम्स के अनुसार, ठीक है, होम्स के अनुसार एक डेफिनेशन लेते हैं, संतुलन की वह दशा जो इस स्थल के बड़े भाग या भागों में पाई जाती है जो विभिन्न सतह पर पर्वत, पठार एवं मैदान आदि के रूप में फैले हुए है, भू संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, एक आपको डेफिनेशन भी ये साथ में चिपका देनी है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, वलन एवं भ्रंश में अंतर लिखिए। वलन एवं भ्रंश में क्या अंतर होते हैं वो आपको बताना है। देखिए इसमें उत्तर वलन, सबसे पहले वलन लिखना है और वलन को अंडरलाइन कर देना है। वलन थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखना है, फिर उसके आगे लिखना है नीचे वाली लाइन में, भूपटल पर अपर्दन क्रिया से चट्टानों का अपर्दन होता है। अपर्दन क्रिया, अब अपर्दन की अलग अलग क्रियाएं हो सकती है, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, पानी के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, हिमानी के द्वारा हो सकता है, या मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। क्लियर। और अपर्दन का मतलब क्या होता है, टूटना, और वहां से अपक से टूटना, यानी कि कोई भी चट्टान होती है अपने मूल स्थान पर टूट जाती है और अपने मूल स्थान पर ही रहती है, ठीक है, जैसे चटकन होती है और वो अपने मूल स्थान पर ही रह जाती है, तो उसे अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय के बाद जब चट्टाने या फिर कोई भी पदार्थ अपने मूल स्थान से अलग हो जाता है तो उसे अपर्दन क्रिया कहते हैं। और यह अपर्दन के विभिन्न माध्यमों से संपन्न होती है। नेक्स्ट होता है, और अपरदित अवसाद निश्चित स्थानों पर समतल रूप में जमा होते रहते हैं। आप सब जानते हो कि कोई भी वस्तु टूट जाती है और टूट कर वह अलग अलग स्थानों पर चली जाती है और फिर लास्ट में एक समतल रूप में जमा होती रहती है। तो ये तो मान लीजिए चट्टान है अपनी, ठीक है, चट्टान है और फिर ये समतल मैदान में, समतल और किस रूप में, मैदान के रूप में, समतल मैदानों के रूप में जमा होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करें, परंतु पृथ्वी की संपीड़न शक्ति के कारण जब इन
पर विपरीत दिशा में दबाव बढ़ता है या पड़ता है तो इन अवसादी चट्टानों में सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है और मोड़ बनने लगते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? वलन। इन्हीं को वलन या मोड़, ठीक है, वलन या मोड़ कहा जाता है। यहाँ पे मॉडलों नहीं है, मोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भ्रंश। देखिए, तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो इस क्रिया से उत्पन्न संरचना को भ्रंश या भ्रंशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि संकुचन क्रिया के कारण, जैसे ये एक भाग था, अब इसमें सिकुड़न या संकुचन क्रिया, खिंचाव होता है, खिंचाव के कारण ये दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं, दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं तो उससे भ्रंश का निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रीवाखंड से आप क्या समझते हो? आंसर देखिए, इसमें भूगर्भ शास्त्र में एक भूवैज्ञानिक संरचना है जिसमें चट्टानों की पुरानी परतें अत्यधिक विवर्तनिक दबाव के कारण टूटकर युवा चट्टानों के ऊपर क्षैतिज रूप से खिसक जाती है। यह एक प्रकार की अपनति होती है जहां चट्टान की भुजा टूटकर दूर तक खिसक जाती है और दूसरी चट्टान के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है, जिससे पहाड़ों की जटिल संरचना बनती है। कहने का मतलब यह है कि जो पुरानी संरचनाएं होती है वो टूट जाती है, कमजोर हो जाती है, टूट जाती है और टूटकर दूसरे चट्टानों के ऊपर क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान और ये पुरानी है, ये भी पुरानी है, और ये टूटकर इधर नवीन चट्टानों पर या दूसरे क्षेत्रों में आकर जमा हो जाती है। तो इस जमा होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? ग्रीवाखंड के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इसमें फ्रेंच भाषा में इसे नापे, ध्यान रखना, ये याद रखना, फ्रेंच भाषा में इसे नापे के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय में कश्मीर ग्रीवाखंड, गढ़वाल ग्रीवाखंड इसके प्रमुख उदाहरण है। आपको उदाहरण भी देने होंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेटर या ग्रीजर से आपका क्या अभिप्राय है? जैसा कि आपके दिमाग में चल रहा होगा, ग्रीजर यानी कि हम वॉशरूम में यूज करते हैं ना, नहाते समय पानी गर्म करते हैं ना, तो ये ग्रीजर वही है, लेकिन आपके बाथरूम वाला नहीं है, वॉशरूम वाला नहीं है। ध्यान रखना, ये गीजर क्या होते हैं? पृथ्वी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गीजर है। अब पृथ्वी के अंदर आपको पता है बहुत सारी गर्मी है और यहाँ पर पाया जाता है एक मैग्मा चेंबर। इधर लिख देता हूँ, मैग्मा चेंबर। अब कहीं ना कहीं से पानी इस मैग्मा चेंबर में चला जाता है या फिर इस मैग्मा चेंबर से कुछ वाष्प बाहर की ओर निकलती रहती है और वह पानी के संपर्क में आती है और पानी को गर्म कर देता है। कौन? मैग्मा। और जैसे ही वो पानी वाष्प बन के पानी के रूप में बाहर निकलता है तो वो ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। देख लेते हैं इसको एक बार। ग्लेशियर शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से आइसलैंड के उष्ण या उष्ण जल के स्रोत ग्रेट ग्लेशियर के उछलते हुए जल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था और कई क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार के समय दरारों से होकर कुछ अंतराल के बाद गर्म जल ऊंचाई की ओर निकलने लगता है जो फव्वारे के रूप में दिखाई देता है। ज्वालामुखी क्रिया की इस गौण रूप को ही ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ज्वालामुखी क्रिया से क्या होता है, वाष्प निकलती है और उस वाष्प से पानी गर्म होता है और जैसे उसका प्रेशर बनता है और प्रेशर के साथ पानी बाहर की ओर फूट जाता है फव्वारे के रूप में, तो उसे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं वारेस्टर के अनुसार, वारेस्टर महोदय के अनुसार गिरजर विराम सविराम, ठीक है, यानी कि रुक रुक कर गर्म जल के स्रोत होते हैं जो कि समय समय पर अपने मुख से गर्म जल के फुहारे तथा वाष्प छोड़ते रहते हैं। सीधी सी बात है, वही है। तो एक डेफिनेशन भी आप बता देना। नेक्स्ट बात करें रासायनिक अपक्षय से कहते हैं। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? देखिए रासायनिक अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अम्ल जैसे रासायनिक तत्वों की क्रिया से चट्टानें और खनिजों की रासायनिक संरचना बदल जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे ही पानी
कोई भी चट्टान है पानी के संपर्क में, हवा के संपर्क में आती है तो उसमें रासायनिक क्रियाएं होती है। और रासायनिक क्रिया से एक उदाहरण आप देख सकते हो, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो कि लोहा होता है उसको बाहर खुले मौसम में रख दो तो वह वायुमंडलीय जलवाष्प यानी कि आर्द्रता से और ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग में परिवर्तित हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार चट्टानें भी क्या होती है, रासायनिक अपक्षय करती है, यानी कि वायुमंडलीय जलवाष्प और वायु से संपर्क करके उसमें उपस्थित जो खनिज होते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया से विखंडित होने लगते हैं और नए खनिज बन जाते हैं। भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ने के बजाय उसे रासायनिक रूप में विघटित करता है, जैसे लोहे में जंग लगना। उदाहरण आ गया चूना पत्थर का घुलना। चूना पत्थर पानी के साथ क्रिया करके घुल जाता है और वो परिवर्तित कर लेता है। नेक्स्ट है, अपक्षय के दो प्रकार होते हैं, भौतिक व रासायनिक अपक्षय। क्लियर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। नवोन मैक्स किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर, पुनर्यौवन। भौगोलिक संदर्भ में यह शब्द अक्सर उन प्रक्रियाओं से जुड़ा है जो अपर्दन चक्र में एक नया मोड़ लाती है, जिससे नदियां फिर से युवावस्था प्राप्त कर लेती है और घाटी को गहरा करना शुरू करती है, जिसे नवोन्मेष या पुनर्यौवन कहा जाता है। कहने का मतलब फिर से जवानी आना। कहते हैं ना कि इसमें तो पता नहीं क्या हो गया, फिर से जवानी आ गई, बोलते हैं ना। तो ये नदी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अब कैसे नदी कैसे जवान होगी, मान लीजिए ये पर्वत है और यहाँ से आपकी नदी निकल गई, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, कठोर भाग आ गया, ठीक है। यहाँ ये जो भाग है वो कैसा है, कठोर। कठोर होने के कारण यहाँ आते आते नदी की जो गति है, ठीक है, रिवर की गति वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने के कारण यहाँ अवरोध आ जाता है, लेकिन फिर आगे इसमें ढलान आ जाता है। आगे इसमें ढलान आ जाता है तो नदी यहाँ तक तो रोते रोते रेंगते रेंगते आएगी, लेकिन फिर यहाँ ढलान के वजह से, ठीक है, ढलान की वजह से इसकी जो गति है, गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तेज हो जाती है तो नीचे की ओर क्या करेगी, ये अपर्दन करेगी। अपर्दन करेगी तो अपर्दन क्रिया से नदी में पुनः वेग बढ़ जाता है। तो इससे ही क्या कहा जाता है, नवोन्मेष या फिर पुनर्यौवन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नदी वेदिका किसे कहते हैं। नदी वेदिका का अर्थ आपको बताना होगा, ठीक है। उत्तर देखिए, नदी वेदिकाएं नदी घाटियों के किनारों पर पाई जाने वाली सीढ़ीनुमा स्थलाकृतियां होती है, जो नदी द्वारा अपने पुराने बाढ़ के मैदानों या तलों को काटकर बनाए जाते हैं। ये पुरानी नदी तलों के अवशेष होते हैं जो जब ऊंचाई पर स्थित होते हैं और नदी के पुनरुत्थान और लंबवत अपर्दन के कारण बनते हैं, जिसे नदी घाटी गहरी होती जाती है और ये सीढ़ियों के रूप में बनती जाती है। आपने देखा होगा कि जो नदी का पार्ट होता है, अब नदी में पानी का वेग ज़्यादा होता है। जब नदी में पानी का वेग ज़्यादा होता है तो उसका आकार फैलने लगता है। जब आकार फैलने लगता है तो वो क्या करते हैं, साइड वाले जो किनारे हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, नदी का क्षेत्र है ये वाला। अब यहाँ नदी का पानी चल रहा है, ठीक है, इसमें इधर की ओर। अब नदी का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा तो यहाँ तक काटेगी। फिर ये वाला मान लीजिए नदी का पानी कम होता जाता है, ठीक है, पानी कम होता जाता है तो ये वाला भाग नहीं कटेगा, ये वाला भाग कटेगा, फिर ये वाला भाग कटेगा। और आपको पता है कि नदी के आंतरिक भाग में ज़्यादा पानी चलता है, जिसे हम नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार बनने वाली जो संरचनाएं होती है, सीढ़ी नुमा जो संरचनाएं होती है, उन्हें नदी वेदिकाओं के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये किससे बनता है, नदी में बहने वाला जो पानी होता है, पानी की मात्रा पर निर्भर करता है कि ये नदी वेदिकाएं कितनी बनती है। जब नदी में बाढ़ आता है तो नदी का कैचमेंट एरिया बढ़ जाता है और बाहर की तरफ क्या करने लग जाती है, नदी अपर्दन करने लग जाती है और नदी में पानी का वेग कम होता है। तो मध्यवर्ती भाग जिसे नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, उसमें अपर्दन की क्रिया गहरी होने लगती है। देखिए, नदी वेदिकाएं कई प्रकार की होती है, जैसे सेल, संस्तर, वेदिका, जलोढ़, वेदिका आदि, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फियोर्ड तट व रिया तट में अंतर लिखिए। फियोर्ड और रिया में क्या अंतर होता है। उत्तर देखिए,
फ्योर तट, इस प्रकार के तट ऊंचे पठारी भागों, पर्वतीय भागों के ऊपर हिमानियों के अपर्दन के प्रभाव से बनते हैं। अधिकांशतः ये हिम द्रोणियों के निमज्जन का प्रतिफल होते हैं। इनकी चट्टानें कठोर, ठीक है, कठोर व पठारी होती है। इनके मुख पर खाइयां पाई जाती है। मेजर रूप से ये उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाली संरचनाएं होती है और किसके द्वारा? हिमानियों के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट बात करें रिया तट। ऐसे समुद्र तटीय क्षेत्र जो समुद्री तट से ऊंचे हो और आंतरिक व बाहरी शक्तियों के प्रभाव से धंसकर जलमग्न हो जाते हैं, रिया तट कहलाते हैं। यानी कि समुद्री क्षेत्रों में कोई भाग ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है, ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण या तो वो टूट कर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, या फिर जल की मात्रा अधिक होने के कारण वो जलमग्न हो जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रिया तट के नाम से जाना जाता है। जब नदियां काफी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर तुरंत सागर में गिरती है तब ऐसे तट का निर्माण होता है। क्लियर है? यानी कि ऊंचाई से नदियां अचानक गिरती है और वो सीधा सागर में गिर जाती है, तो वहां पर रिया तट का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसमें पहला बिंदु है अपना अपनति एवं अभिनति। अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, ठीक है, अभिनति अपन कैसे? अभी अप, समझे? अप अभी। देखिए, अपनति अंतर्जात बलों के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के संस्तरों में सिकुड़न के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर की ओर उठ जाता है उसे अपनति कहा जाता है। यानी कि आंतरिक बलों से या बाह्य बलों से किसी भी प्रकार से कोई भाग ऊपर उठ जाता है, अपनति। क्लियर? देखिए, नति कोण के आधार पर इनके 2 प्रकार होते हैं। पहला साधारण या मंद अपनति और दूसरा तीव्र या खड़ी अपनति। नेक्स्ट बात करें अभिनति। क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। यानी कि वही बात, यानी कि नीचे नीचे बैठना या नीचे की ओर धंसना क्या कहलाता है? अभिनति। ये याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिप दिया है। नेक्स्ट हम बात करें, इस चीज को आप याद रखना कि कैसे अपनति, अप का मतलब ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें भूकंप। उत्तर देखिए, जेबी मौलिस्वामी के अनुसार भूकंप भूपटल का कंपन या लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षैतिज अवस्था में उत्पन्न होता है। तो ये भौगोलिक शब्दावली में आ गया। और अगर सामान्य शब्दों में हम देखें तो पृथ्वी के किसी भाग में कंपन होना या हिलना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें भूकंप की उत्पत्ति मूल को उत्पत्ति केंद्र भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप मूल से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो जहां से, ठीक है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्पत्ति या मूल केंद्र, ठीक है, भूकंप मूल के नाम से भी जाना जाता है। जहां से भूकंप का उद्भव होता है भूकंप मूल कहलाता है। तथा धरातल पर सबसे पहले जहां भूकंप लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ऐसे स्थान जहां भूकंप की तीव्रता एक समान होती है उन स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को भूकंपीय रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आप एक चीज को समझिए, मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है तो इसे क्या नाम जाना जाता, किस नाम से जाना जाता है? केंद्र से या भूकंप मूल के नाम से इसको जाना जाता है। और ये सबसे पहले धरातल पर प्रकट होती है। तो अब यहाँ से आपको मैं बता दूं कि ये सीधा 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने भूकंप केंद्र। ये तो हो जाएगा यहाँ वाला जहाँ पर धरातल पर सबसे पहले भूकंपीय लहरें महसूस की जाती है, तो इसे किस नाम से? केंद्र के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर भूकंप सबसे पहले पृथ्वी के जिस भाग में भूकंप उत्पन्न होता है इसे भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को समभूकंप रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बैथोलिथ। अब बैथोलिथ क्या होता है? आग्नेय चट्टान का एक विशाल पिंड है जो मैग्मा के पृथ्वी की पपड़ी में गहराई में ठंडा होकर जमने से बनता है और यह 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैला होता है।
जो अंततः अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा सतह पर प्रकट होता है। यानी कि जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाह्य ऊपरी अवरोधों के कारण मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता और आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही क्या हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है और यह विशाल पिंड होता है। ठीक है, गुंबद के समान विशाल पिंड होता है जिसे बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। और ये अनाच्छादन यानी कि जैसे मान लीजिए ये भूप्रपटी है और यहाँ तक ये बन चुका है, लेकिन ये भाग करता रहता है और कटने के बाद में यह भाग ऊपर की ओर दिखाई देने लगता है, जिसे बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है, बैथोलिथ। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में माउंट आबू पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका में इडाहो बैथोलिथ इसके उदाहरण है, जबकि योसेमाइट का हाफ डोम भी इसी का एक हिस्सा माना जाता है। तो ये उदाहरण भी आपको देने होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कैनियन की बात करें। ठीक है, कैनियन क्या होता है? तो उत्तर देखिए, कैनियन एक गहरी और सकरी घाटी होती है जिसकी दीवारें खड़ी ढलान वाली होती है। एक गहरी सकरी घाटी होती है और दीवारें खड़ी ढलान वाली होती है। आप देख सकते हो इसमें जो दीवारें हैं वो खड़ी है और ये गहरी है और तंग गलियारा है। ठीक है, जो अक्सर किसी नदी या जलधारा के द्वारा लाखों वर्षों में चट्टानों को काटकर बनती है। ये नदी के द्वारा या जलधारा के द्वारा लाखों वर्षों तक पानी बहता रहता है और क्या करता रहता है, अपर्दन करता रहता है। अपर्दन करते करते एक गहरी तंग खाई निर्मित हो जाती है जिसकी दीवारें क्या होती है, खड़ी होती है, अधिक ढाल वाली होती है। यह एक प्राकृतिक भू आकृति है जो अपर्दन के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? इरोजन के कारण, यानी कि अपर्दन के कारण। और अपर्दन, कौन सा अपर्दन? नदी द्वारा या बहते जल के द्वारा अपर्दन से निर्मित यह संरचना है। तो क्वेश्चन आ जाए कि नदी के बहते जल द्वारा निर्मित संरचनाओं का नाम लिखिए, तो इसमें आपका एक कैनियन का नाम भी शामिल होगा। नेक्स्ट हम बात करें, जहां पानी और हवा धीरे धीरे चट्टानों को काटती है और घिसती जाती है जिससे एक विशाल खाई बन जाती है। भारत में ग्रैंड कैनियन के नाम से मशहूर गंडीकोटा घाटी आंध्र प्रदेश में है और अमेरिका का ग्रैंड कैनियन इसके प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने होंगे, रखोगे ना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, टिप्पणी नंबर 5। टाइम दे रहे हो, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक भी ठोक दो, सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, कौन से पैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट बात करें लेपिज क्या होती है? चूना पत्थर वाले इलाकों में पानी के घुलन क्रिया यानी कि रासायनिक अपक्षय से बनने वाली उबड़ खाबड़, नुकीली और खांचों वाली सतह होती है जहां चट्टानों के नरम हिस्से, ठीक है, नरम हिस्से घुल जाते हैं और कठोर हिस्से नुकीले, कटक और खांचों के रूप में बच जाते हैं जो कास्ट स्थलाकृति का एक हिस्सा है। यानी कि चूना पत्थर, मान लीजिए ये चूना पत्थर है, ठीक है, अब यहाँ पर पानी आता है, ठीक है, पानी आता है तो ये वाला कठोर भाग है, फिर कठोर आ गया, अब ये बीच में जो खाली भाग होता है, ठीक है, ये बीच में जो खाली भाग होता है ये क्या हो जाता है, ये खाली रह जाता है और इससे एक नकुली दंतनुमा संरचना बनती है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लेपिज के नाम से जानते हैं। चूना प्रधान या जो कास्ट स्थलाकृतियां होती है उसका एक उदाहरण होता है कंघे के समान, कंघा करते हैं ना, कंघे के समान ये संरचनाएं बन जाती है। यानी कि ये कठोर है और ये बीच में मुलायम थी जो जल के साथ घुल जाती है और बह जाती है। कैसे बनते हैं देखिए, अम्लीय वर्षा, बारिश का पानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। सबको पता है कि अम्लीय वर्षा के कारण चट्टानों को नुकसान होता है, खास तौर से चूना से निर्मित यानी कि जैसे संगमरमर है उसको ये काफी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है घुलन क्रिया के द्वारा, अम्लीय पानी जब चूना पत्थर पर बहता है तो उन्हें घोल लेता है। जब अम्लीय पानी बहता है और चूना चट्टानों से गुजरता है तो चूने को अपने अंदर सोख लेता है या घोल लेता है और चूना चट्टानों को नष्ट कर देता है। तो ये हो गई लेपिज की संरचना कंप्लीट। और अब बात करते हैं हम
इसका थर्ड पॉइंट देखिए, अनियमित कटाव यानी कि कंट्रोल से ज्यादा जब कटाव होता है, यह प्रक्रिया एक समान नहीं होती। चट्टान की दरारों और जोड़ों में यह तेजी से होती है, जिससे नकुले शिखर और खांचे बन जाते हैं। यानी कि यह प्रक्रिया लगातार या सभी जगह पर एक समान नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। इससे खांचों के समान आप देख सकते हो इस प्रकार की संरचनाएं बन जाती है। ठीक है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लेपिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कठोर चट्टानें, ये लो साहब संरचना बन गई। ऐसी संरचना विकसित हो जाती है। क्लियर? अगर आप ये डायग्राम बना देते हो तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, एक पॉइंट भी नहीं कटेगा, मजा आ जाएगा अब आपको। हाँ, आगे देखते हैं। जूगेन। जूगेन क्या होते हैं? जूगेन मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली एक भू आकृति है, लैंडफॉर्म है, जिसमें कठोर चट्टान की परत के नीचे नरम चट्टानों की परत होती है। हवा के अपरदन यानी कि इरोजन से नरम चट्टानें कट जाती है, जबकि कठोर चट्टानों में मेज या छतरी जैसी आकृति के रूप में ऊपर बची रह जाती है, जो अक्सर निचली समतल भूमि से घिरी होती है। यह शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में पाई जाती है और इनका निर्माण मुख्य रूप से पवन अपरदन से होता है। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी की बात। अब समझो इस चीज को, यानी कि ये जो पिंड आपको दिखाई दे रहा है ये कठोर चट्टान है और ये पहले यहाँ तक थी। ठीक है, यहाँ तक थी, लेकिन ये वाला जो भाग है वो धीरे धीरे कट जाता है। कटता क्यों है, कारण क्या है? कोई ना कोई तो इसके पीछे वजह होगी। अब वो वजह साफ है कि हवा चलती है। ठीक है, हवा चलती है तो हवा क्या करती है, इन चट्टानों को काटती है, टक्कर मारती है, और टक्कर मारने से ये कटती रहती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऊपर भी तो टक्कर मारती है ना। तो मैं आपको बता दूं, हवा की जो कैपेसिटी होती है, हवा में जो मोटे कण होते हैं यानी कि कणों को उड़ाने की जो क्षमता होती है, अब मोटे कण होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं होते, नीचे ही होते हैं, क्योंकि उनमें भार होता है। तो भार के कारण वो नीचे रहते हैं, ऊपर तक ज़्यादा पहुंच नहीं पाते। अब यहाँ मुलायम चट्टानें होती है, एक तो ये बात, ऊपर कठोर होती है। क्लियर? दूसरी बात कि हवा मोटे कणों को ज्यादा ऊंचाई तक उड़ाने में सक्षम नहीं होती, नीचाई की ओर या नीचे की ओर ही मोटे कण उड़ते रहते हैं और इस भाग को क्या करते रहते हैं, डैमेज करते रहते हैं, काटते रहते हैं, और लास्ट में ये जो संरचना बनती है यह एक छतरी नुमा संरचना बन जाती है। किसके नुमा? छतरी नुमा। देख रहे हो? और ये मेजर रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ये हो गया अपना जूगेन। छाप लो इसको। जूगेन के बाद में देखते हैं लोयस। क्या? लोयस। ये भी मैदान है। क्या है? लोयस मैदान है। देखिए, लोयस हवा द्वारा दूर दूर से उड़ाकर लाई गई धूल और महीन मिट्टी, सिल्ट के बने बड़े पैमाने पर जमा होने से बनी एक उपजाऊ छिद्रपूर्ण मिट्टी है, जो आमतौर पर पीले भूरे रंग की होती है और खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसका निर्माण हिमनद युगों या हिम युगों के दौरान चट्टानों के बारीक कणों के हवा से जमा होने के कारण होता है, जैसे कि उत्तरी चीन में, यूरोप के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब समझो इस चीज को, यानी कि हवा क्या करती है, मिट्टी के महीन कणों को उड़ा कर लाती है। आपने देखा होगा कि आपने साफ सफाई कर दी, लेकिन आज ही साफ सफाई की थी और थोड़ी देर बाद में देखते हैं या अगले दिन देखते हैं तो आपकी जो मेज है या फिर आपकी जो चेयर है, आपके बिस्तर है, उनके ऊपर आप ऐसे अंगुली से ऐसे घुमा के देखना, उस पर हल्की डस्ट जमी हुई होती है। अब वो डस्ट कहाँ से आती है, यानी कि हवा में पाई जाने वाली महीन कण होते हैं। हवा में पाए जाते हैं महीन कण, असंख्य महीन कण होते हैं, और ये हवा क्या करती है, इन महीन कणों को उड़ाकर ले जाती है और किसी विशेष स्थान पर अवरोध के कारण जमा करती रहती है। और ये महीन कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, तो जहां जमा होते हैं वहां के क्षेत्र को उपजाऊ बना देते हैं और ये कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, जैसे कि चीन में लोयस के मैदान। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 या टिप्पणी नंबर 8 की। तो यहाँ अपने है फियोर्ड। ठीक है, अब फियोर्ड क्या है, फियोर्ड क्या है समझते हैं इस चीज को। फियोर्ड समुद्र की एक लंबी सकरी और गहरी खाई होती है, जो ग्लेशियर यानी कि हिमनद द्वारा बनाई गई यू आकार की घाटी में समुद्री जल भर जाने से बनती है, जिसके दोनों ओर खड़ी चट्टानें, दीवारें या पहाड़ होते हैं,
ये नॉर्वे, न्यूजीलैंड, चिली और अलास्का जैसे ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बर्फ जहाँ पाई जाती है ठंडे क्षेत्र है वहीं पर, अब मैं बोलूँ कि अपने अरब सागर में फ्योर्ड बनेंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फीले क्षेत्र नहीं है। यूसेफ वैली यहाँ विकसित नहीं होगी। यूसेफ वैली हिमानी क्षेत्रों में होती है, हिमानी क्षेत्रों में बर्फ खिसकती है और अपर्दन करती रहती है, अपर्दन करती रहती है, करती रहती है। तो इसके जो ढाल होते हैं वो खड़े होते हैं, खड़े होते हैं, गहराई अधिक होती है। तो ये मेजर रूप से ठंडे क्षेत्रों में विकसित होते हैं। दो पर्वतों के मध्य आइस यानी कि जो हिमखंड होते हैं उनका स्लाइड होता रहता है, खिसकती रहती है, खिसकती रहती है, और खिसकने के दौरान नीचे वाले भाग को रगड़ती रहती है, रगड़ती रहती है, और वह भाग गहरा होता जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें इंसेलबर्ग, पॉइंट नंबर 9, इंसेलबर्ग। अब इंसेलबर्ग क्या होते हैं? देखिए, इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ द्वीप पर्वत है। यह एक अलग खड़ी चट्टानी पहाड़ी या चोटी होती है जो आसपास के समतल मैदान से अचानक ऊपर उठती है, और यह हवा और पानी द्वारा आसपास की नरम चट्टानों को के कटाव के बाद बची हुई कठोर चट्टान के कारण बनती है, जो दूर से किसी द्वीप के समान दिखाई देती है। समझो इस चीज को, यानी कि पानी है, ठीक है, अब उसमें कोई चट्टान है, कोई चट्टान है, और वह अपर्दित होती रहती है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा अपर्दित होती रहती है, लेकिन उसका एक भाग जो कठोर होता है, वह कठोर भाग क्या रहता है? खड़ा रहता है, और पानी में अलग ही दिखाई देता है। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये कोई द्वीप है, ठीक है, जलीय द्वीप है। तो उस जलीय द्वीप की संरचना के समान दिखाई देने वाली जो ऊंचाई संरचना है उसको इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति, यह अपरदन और अपक्षय की प्रक्रियाओं से बनते हैं, जहां आसपास की नरम चट्टानें घिस जाती है और कठोर चट्टानें बची रहती है। सीधी सी बात है कि इनकी उत्पत्ति अपरदन क्रिया से होती है, आसपास की नरम चट्टानें टूट जाती है और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती है। तो इससे निर्मित संरचना इंसेलबर्ग के नाम से जानी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि ये इंसेलबर्ग कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। देखिए, ये एक चट्टान है, ठीक है, अब यहाँ पर भी ये चट्टान थी, अब ये भाग तो क्या हो गया? घिस गया, घिस गया, ये वाला भाग भी घिस गया। किसके कारण? अपरदन क्रिया के कारण। अब ये कठोर भाग है, ये खड़ा है, अब ये पानी के बीच में, पीछे सागर है, ठीक है, पीछे क्या है? महासागर है, सागर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये भाग कठोर है, क्या है? कठोर है, कठोर होने के कारण ये खड़ा है। अब इसके ऊपर पेड़ पौधे वनस्पति तो उगना स्वाभाविक बात है, क्योंकि चारों ओर से पानी मिल रहा है, बारिश होती है और वनस्पति यहाँ पाई जाना स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट, संक्षेप में बात करें तो इंसेलबर्ग एक प्राकृतिक भू आकृति है जो एक समतल परिदृश्य में एक मजबूत पृथक पहाड़ी के रूप में खड़ी होती है, यानी कि समतल परिप्रेक्ष्य होता है, साइड का भाग तो क्या हो जाता है? अपरदन क्रिया से, ठीक है, और ये बीच में खड़ी रह जाती है, प्राकृतिक रूप से होती है, जो लाखों वर्षों का परिणाम होती है, लाखों वर्षों की अपरदन क्रिया से निर्मित होती है। आई एम सॉरी। बात करें नेक्स्ट, हाँ, नो नाटक, हाँ नाटक नहीं, नो नाटक, वो वाला नाटक नहीं, नो नाटक। देखिए, नो नाटक क्या होता है? एक चट्टानी चोटी या पहाड़ है जो पूरी तरह से बर्फ की चादर या ग्लेशियर हिमनद से ढके क्षेत्र के ऊपर उठी हुई होती है, जो बर्फ की समुद्र में एक द्वीप की तरह दिखाई देती है। मूल शब्द रूप से अगर इनकी बात करें तो इनपुट भाषा में रूप से इनपुट भाषा से आया है, और हिमनदी इलाके में नेविगेशन यानी कि मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह होते हैं, और अक्सर अनोखी वनस्पतियों और जीवों के लिए आश्रय स्थल भी होते हैं। यानी कि हिम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में बर्फ पाई जाती है, उन क्षेत्रों में नूनाटक बनते हैं। अब नूनाटक क्या होते हैं? यानी कि ये बर्फीला क्षेत्र है। अब इस बर्फीले क्षेत्र में ऊपर उठी हुई संरचनाएं, ऊपर उठी हुई जो संरचनाएं होती है, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या है? बर्फ है। देखिए ये चीजें ना, ये बर्फ है, इनके चारों ओर क्या जमी हुई है? बर्फ जमी हुई है। और ये क्या है? ये पर्वत,
ठीक है, और ये चोटी, पर्वतों की चोटी, आप वाली चोटी नहीं, पर्वतों की चोटी, यानी कि जो सामान्य से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों ओर बर्फ जमी हुई रहती है और ये मार्गदर्शन का कार्य करती है। यानी कि बर्फीले क्षेत्रों में कुछ दिखाई नहीं देता है ना, चारों ओर सेम सेम संरचनाएं, सफेद सफेद बाद बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, तो ये एक संकेतक का कार्य भी करती है। ठीक है, अब ये ऊपर उठे हुए हैं, बर्फ से अलग है, तो यहाँ पर वनस्पति तो पाई जाएगी और साथ ही साथ जीव जंतु भी पाए जाएंगे। तो ये जीव जंतुओं और विशेष प्रकार की वनस्पति के लिए शरण स्थली के नाम से भी जाने जाते हैं और साथ ही साथ ये पद प्रदर्शक के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट सेशन सेकेंड, प्लेट विवर्तनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्लेट विवर्तनी का अर्थ आपको बताना है, इसका आंसर थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया था। क्वेश्चन आएगा आपके कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो विद्वान जो है उनका नाम है टूजो विल्सन। क्या है, टूजो विल्सन, टूजो विल्सन, टूजो विल्सन ने टूजो विल्सन। नेक्स्ट बात करें, प्लेट विवर्तनी की एक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की भारी ठोस परत यानी कि स्थल मंडल कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बटी है जो नीचे के नरम मेंटल यानी कि एस्थेनोस्फीयर पर धीरे धीरे खिसकती और एक दूसरे से टकराती रहती है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और महाद्वीपों के विस्थापन जैसी वैज्ञानिक घटना घटित होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है, इससे हमें पता चलता है कि, या यूं कह सकते हैं कि इस सिद्धांत से हमें यह जानने को मिलता है कि अपना जो पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी है, इसके नीचे यानी कि ये जो दृढ़ भूखंड है, इस दृढ़ भूखंड के नीचे क्या है, एक नरम भाग है जिसे मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जिसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर यानी कि जो स्थल भाग है, दृढ़ भाग है, ये क्या करता रहता है, विभिन्न परतों के रूप में, जिनको हम प्लेटें बोलते हैं, अलग अलग छोटी और बड़ी प्लेटों के रूप में, यानी कि अलग अलग छोटी बड़ी प्लेटें, उनके ऊपर स्थल भाग टिका हुआ है। ठीक है, और यह प्लेटों के ऊपर स्थल भाग क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से दूर या आमने सामने मूव करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। जब ये आमने सामने मूव करते हैं, टकराते हैं, क्रिया करते हैं, तो टकराने से क्या होता है, जैसे कि ये दो प्लेट है, प्लेट ए प्लेट बी, प्लेट ए प्लेट बी, ये दोनों आमने सामने टकराएगी तो ऊपर वाले भाग में क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक अधिक घनत्व की प्लेट, एक कम घनत्व की प्लेट, तो ये एक दूसरे के नीचे जाने की प्रयास करेगी और उससे ये जो भाग है पिघल जाएगा और यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होएगा। ठीक है, तो इससे पर्वतों का निर्माण भी होता है और साथ ही साथ अनेक प्रकार की संरचनाएं, उच्चावचीय संरचनाएं भी देखने को मिलती है। अब मुख्य बातें जान लेते हैं प्लेटों के बारे में। ठीक है, देखिए मुख्य बातें, प्लेट पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है जिसमें भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल है। कई खंडों प्लेट्स में बटी है जो लगातार गतिमान रहती है। यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस जो भाग है जिसे हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ ऊपरी मेंटल, ठीक है, ऊपरी मेंटल, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है और यह कई खंडों में विभाजित होती है और यह लगातार गतिमान रहती है, यानी कि मूवमेंट्स करती रहती है, चल इधर उधर घूमती रहती है, हिलती डुलती रहती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो ये अलग अलग इस पार्ट से, अब अलग अलग यहाँ पर प्लेटें विभाजित है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो हम लॉन्ग क्लास में, ठीक है, लॉन्ग क्लास में आपको बना के बता देंगे। जैसे कि ये इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, और ये जो भाग है यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी कि इंडियन प्लेट का ही भाग है। और ये एक दूसरे से, देखो आप देख सकते हो, यहाँ से ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, क्लियर मामला। तो इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। बात करें नेक्स्ट इनमें संचलन की। संचलन, ये प्लेटें
मेंटल के ऊपरी यानी कि आंशिक रूप से पिघले हुए हिस्सों यानी कि एस्थेनोस्फीयर पर तैरती है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करती रहती है? प्लेट्स गतिमान रहती है, तैरती रहती है। जैसे कि पानी में हम कोई लकड़ी का टुकड़ा डालें, ठीक है, तो वो क्या करता रहता है? तैरता रहता है, तैरता रहता है। अब यहाँ नीचे एस्थेनोस्फीयर में क्या है? विभिन्न पदार्थ पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो उनके ऊपर ये दृढ़ खंड यानी कि प्लेटें, और प्लेटों के ऊपर जो ऊपरी भाग है, स्थल खंड है यानी कि भूप्रपट्टी है, वो टिकी हुई है। तो वो सभी भाग क्या करते रहते हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गतिमान रहते हैं, मूवमेंट्स करते रहते हैं और संवहन धाराओं द्वारा संचालित होते हैं। संवहन धाराएं लॉन्ग क्लास में मैंने डाल रखी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो ये आमने सामने टकरा रही है, ठीक है, और ये एक दूसरे के विपरीत गतिमान है। दिखाई दे रहा है आपको कि ये एक दूसरे के आमने सामने गति कर रही है। तो यहाँ से क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ठीक है, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में या फिर आसपास से क्या हो रही है? खिसकती जा रही है, खिसक रही है। तो यहाँ से कोई संरचना नहीं बनेगी, सुरक्षित किनारा है, और यहाँ पर टकराने से ज्वालामुखी आ रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी। और साथ ही साथ भूकंप जैसी घटनाएं भी घटित होगी। क्लियर? तो ये मैटर था अपने प्लेट से संबंधित। बात करें नेक्स्ट, प्लेट सीमाएं। अब प्लेट सीमाएं क्या होती है हम बात कर चुके हैं। देखिए प्लेट सीमाएं, प्लेटों के मिलने वाले किनारे महत्वपूर्ण होते हैं जहां तीन प्रमुख गतियां होती है। तीन प्रकार की होती है प्लेट सीमाएं, देखिए। हाँ, पहला इसमें रचनात्मक या अपसारी सीमा, ठीक है, रचनात्मक अथवा अपसारी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके भी दिखा दूंगा अभी। विनाशात्मक या अभिसारी सीमा और संरक्षात्मक सीमा। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब देखिए बेटा आराम से समझो इस चीज को। ये जो किनारे हैं तीन, ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो इसमें जो मूवमेंट्स हो रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट्स हो रहा है एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। क्लियर? अब इसमें ये प्लेट और ये प्लेट, ठीक है, अब ये क्या है? अधिक घनत्व की है, ठीक है। अब इसमें घनत्व क्या है? अधिक, और इसमें कम है, ठीक है। तो अधिक घनत्व के कारण यह प्लेट या यह किनारा नीचे की ओर धंस जाता है, और यह कम घनत्व के कारण हल्की है तो ऊपर उठ जाती है, ठीक है, जिसके कारण अधिक घनत्व की जो प्लेट है इसका किनारा नीचे धंसने से मैग्मा चेंबर में जाने से यह भाग क्या होने लग जाता है? जलने लगता है या नष्ट हो जाता है। क्लियर? आगे हम इसमें देखें, ये महासागरीय कटक सागर महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है, इससे महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, एक नीचे चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। तो यहाँ ये जो संरचना बन रही है महासागरीय गर्त यानी कि महासागरों में इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो यहाँ से मैग्मा निकलेगा, सीधी सी बात है, निकलेगा। तो यहाँ ऊपर पर्वतों का निर्माण होगा या महासागरीय कटक का निर्माण होगा। क्लियर? यहाँ से दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जा रही है, तो बीच वाला भाग है यानी कि एस्थेनोस्फीयर है, उसमें से मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर महासागरीय कटक का निर्माण हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट हम संरक्षणात्मक किनारा, तो इसमें एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं, राइट, एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं तो चले जाएंगे, फिर वहां पे भ्रंश का निर्माण हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ हम देखें तो रूपांतरित भ्रंश का निर्माण हो रहा है, एक इधर खिसक गई, एक इधर खिसक गई, तो यहाँ रूपांतरित भ्रंश का निर्माण हो जाता है, और ये क्रस्ट का भाग है। आगे इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और डीपली देखते हैं इसको। अपसारी यानी कि एक एक को देखते हैं। अपसारी किनारा क्या होता है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है जिससे नई समुद्री सतह बनती है, जैसे मध्य महासागरीय कटक। अब इसमें आप एक एक करके देखिए, अपसारी में क्या होता है? एक दो, अब इसमें एक दूसरे से दूर जाती है,
ये वाला, सॉरी ये वाला है। अब इसमें एक दूसरे से दूर जाती है तो इससे क्या होता है, नई समुद्री सतह का निर्माण होता है, जैसे कि मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड की, अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है और टकराती है, जिससे पर्वत जैसे हिमालय या सबडक्शन जोन जैसे क्षेत्र बनते हैं। अब इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही है, पास आने से एक नीचे एक ऊपर, और इससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पर्वतों का निर्माण होता है और सबडक्शन जोन का निर्माण हो जाता है। थर्ड इसमें रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म, या देखिए इसमें प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती है, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। उदाहरण देखिए, इसमें एक दूसरे के समानांतर एक दूसरी तरफ खिसक रही है और इससे भ्रंश का निर्माण होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रभाव, इनका प्रभाव क्या होता है। क्लियर। देखिए, प्लेटों की ये गतियां ही पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीपों का खिसकना यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन और पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण का कारण बनती है। प्लेटों के प्रभाव से क्या होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है और महाद्वीपों का खिसकना यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया भी इन्हीं के द्वारा होती है, और नवीन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण भी प्लेटों की गतियों से या प्लेटों के किनारों से ही निर्मित होते हैं। संक्षेप में अगर अपन बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी पृथ्वी की सतह के लगातार बदलने वाले और गतिशील स्वरूप की वैज्ञानिक व्याख्या करती है। अगर हम सार रूप में बात करें तो क्या होगा, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, पृथ्वी की सतह पर लगातार बदलने वाली और गतिशील स्वरूप की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करती है कि पृथ्वी पर लगातार विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं, गति होती रहती है। तो इन सभी क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, भ्रंश के प्रमुख प्रकार लिखिए। आंसर देखिए, भ्रंश यानी कि फॉल्ट्स क्या होते हैं, चट्टानों में पड़ने वाली दरार या फ्रैक्चर है, जिसे चट्टानों के दोनों खंड एक दूसरे के सापेक्ष खिसकते जाते हैं, जिसके मुख्य प्रकार है सामान्य भ्रंश, इसके अलावा विस्तार के कारण होता है, सामान्य भ्रंश विस्तार के कारण होता है, उत्क्रम या व्युत्क्रम भ्रंश जिसमें संपीड़न की क्रिया से होता है, पार्श्विक या फिर स्ट्राइक स्लिप भ्रंश, स्ट्राइक स्लिप भ्रंश क्षैतिज गति के कारण होते हैं, और सोपान भ्रंश जो सीढ़ी नुमा संरचना होती है, यह तनाव, संपीड़न या अवरूपण के कारण या अवरूपण बलों के कारण बनते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो भ्रंश है इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी ले और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपका, तो आप एक बार चैनल पर जाकर हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी पूरी क्लास, डीपली क्लास हमने डाल रखी है। बहुत अच्छी क्लास है, विथ डायग्राम हमने बना रखा है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझा रखा है। तो प्लीज़ आप एक बार विजिट करके जरूर देखना। भ्रंश है ना। नेक्स्ट है भ्रंश के प्रमुख प्रकार। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल से पढ़ा रखी है वहां पे, तो जरूर देखना एक बार। सामान्य भ्रंश यानी कि नॉर्मल फॉल्ट्स परिभाषा, जब चट्टान के खंड तनाव के कारण एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं और ऊपर का खंड नीचे के खंड के सापेक्ष नीचे चला जाता है, तो उसे सामान्य भ्रंश के नाम से जाना जाता है। देखिए इधर एक बार, यानी कि ये स्थल बराबर था पहले, लेकिन ये भाग और ये भाग क्या होते हैं, दूर की ओर खिसक जाते हैं, और ये वाला भाग है नीचे की ओर धंस जाता है। नीचे की ओर धंसने के कारण क्या होता है, सामान्य भ्रंश का या नॉर्मल फॉल्ट्स का निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें तो पश्चिमी अमेरिका के बेसिन और रेंज प्रांत इसके प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन के नाम से भी जाना जाता है, रिफ्ट घाटी या ग्राबेन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो देखिए, उत्क्रम या व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक है, संपीड़न के कारण बनता है और जहां ऊपर का खंड नीचे के खंड पर ऊपर की ओर खिसक जाता है। यदि भ्रंश तल उथला हो तो इसे थ्रस्ट भ्रंश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। उदाहरण के लिए बात करें तो जापान, जैसे कि जापान जैसे संपीड़न वाले क्षेत्र,
अब इसमें क्या होता है कि संपीड़न होता है और ये आप देख सकते हो एक दूसरे के ऊपर एक लेयर के रूप में ये जमा होते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पार्श्विक या स्ट्राइक या स्लिप ब्रंच। परिभाषा, चट्टानों के खंड एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से खिसकते हैं। इन्हें बाएं पार्श्व या बाएं दाएं पार्श्व या बाएं पार्श्व में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए बात करें तो कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्स दाएं पार्श्व का इसका उदाहरण है। अब इसमें आप देख सकते हो ये एक दूसरे के विपरीत खिसक रहे हैं, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, स्लिप भ्रंश, यानी कि फिसलने से या खिसकने से एक दूसरे के, समझ गए ऐसे, इससे किसका निर्माण होता है, पार्श्विक या स्ट्राइक या फिर स्लिप भ्रंश का निर्माण होता है। सोपान भ्रंश, सोपान भ्रंश की बात करें तो यहाँ पे परिभाषा, इसका अर्थ देखिए, जब कोई भ्रंश एक ही दिशा में होता है तो वो या वे सीढ़ी या सोपान जैसी संरचना बनाते हैं। एक ही दिशा में होता है तो सीढ़ी या सोपान की संरचना में ये परिवर्तित हो जाते हैं। सेम आप ऐसे भी बना सकते हो सीढ़ी नुमा, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि सेम ऐसी ही संरचना बने, क्यों, क्योंकि सीढ़ी नुमा संरचना इसमें विकसित होती है, सोपान यानी कि सीढ़ी नुमा संरचना। नेक्स्ट बात करें हम अन्य जो प्रकार के भ्रंश है जो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं एवं इसके प्रमुख प्रकार लिखिए। उत्तर देखिए, थोड़ा जल्दी लेते हैं। भौतिक अपक्षय तापक्रम, पाला, जीव जंतु तथा वनस्पति के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की चट्टानों में भौतिक अपक्षय देखने को मिलता है, यानी कि जीव जंतु या फिर हम बात करें तापमान, पाला, औस, कुआसा, जीव जंतु, वनस्पति, ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अपक्षय करते हैं। इस क्रिया में चट्टानों के खनिज तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा चट्टानें टूटकर अपने मूल स्थान पर ही रह जाती है, यानी कि चट्टानें टूट जाती है। उनके रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उनका टूटना, टूट जाते हैं। सिर्फ पेड़ है, पेड़ पौधों की जड़ें जाती है चट्टानों में और उनको तोड़ देती है। भेड़ बकरियां हैं, चट्टानों पर चलती है तो उनको खरोच देती है, कमजोर बना देती है। क्लियर। भौतिक अपक्षय के प्रकार, तापांतर क्रिया के द्वारा, गर्म व उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन के समय सूर्य ताप से चट्टानें गर्म होकर फैलने लगती है तथा रात्रि के समय, अब मैं इसको समझा देता हूँ, आप इसको लिख लेना। तापमान के कारण, यानी कि दिन के समय उष्ण और गर्म क्षेत्रों में सूर्य के तापमान के कारण चट्टानें गर्म होती है और रात्रि के समय कम तापमान के कारण ठंडी हो जाती है। और ये प्रक्रिया गर्म ठंडी लगातार चलती रहती है, जिसके कारण ये हजारों वर्षों के बाद में चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती है। और रात्रि के समय कम तापमान के कारण जब चट्टानें टूटती है तो इनमें से आवाज निकलती है। जब चट्टान टूटती है और टूटकर दूर तक जाती है, जिससे आवाज निकलती है, गोली के समान, गोली चलने के समान आवाज निकलती है। आप इसको छाप लेना। नेक्स्ट बात करें तो ये मैंने समझा दिया, यानी कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ये लगातार चलने के कारण यह प्रक्रिया चट्टानों को तोड़ती रहती है। और अपसिलकन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, अपसल्कन क्या होता है। अपसल्कन का मतलब होता है जैसे कि प्याज होता है, प्याज में क्या होती है, बहुत सारी परतें होती है, तो उनके समान ये चट्टानों को क्या करती रहती है, तोड़ती रहती है और चट्टानें अलग अलग परतों के रूप में विभाजित होती रहती है। नेक्स्ट है पाले की क्रिया से। उच्च पर्वतीय भागों में शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में पाले के द्वारा भौतिक अपक्षय प्रमुखता से देखने को मिलता है। शीतकाल में दिन के समय वर्षा अथवा बर्फ के पिघलने से बना जल चट्टानों की पतली पतली रंध्रों में या दरारों में या विद्रों में चला जाता है और रात्रि के समय कम तापमान के कारण वही जल बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और बर्फ के रूप में परिवर्तित होते ही वो क्या करने लगता है, चट्टानों को बाहर की ओर धक्का लगाने लगता है, धक्का मारने लगता है, जिससे चट्टानें कमजोर हो जाती है। क्लियर, आप लेना इसको। नेक्स्ट हम बात करें हाँ, आगे देखना,
तापांतर व पाले की संयुक्त क्रिया से शीत कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में स्थित पर्वतीय भागों में कभी कभी क्या होता है, तापांतर तथा पाले के साथ साथ अपक्ष से भी पाया जाता है। इस प्रकार के संयुक्त चट्टानें बड़े बड़े आयताकार खंडों में मिलती है। इस प्रकार का अपक्षय खंडित विघटन कहलाता है। इसके अलावा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पेज मिस हो गया कि आग्नेय चट्टानें एवं अवसादी चट्टानों में कोई 4 अंतर लिखिए या प्रमुख अंतर लिखिए। तो यहाँ हम बात करते हैं, पहला मैं बता देता हूँ कि आग्नेय शैलें जो रहेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। आग्नेय शैलों में परतें नहीं पाई जाती, जबकि अवसादी, ठीक है, अवसादी या सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है उनमें परतों का पाया जाना सामान्य बात होती है, सामान्य विशेषता होती है। सेलों का परतदार सेलों के नाम से भी इन सेलों को, यानी कि इनमें अवसादी जो चट्टानें होती है उनमें परतें पाई जाती है, तो परतों के रूप में लगातार सेडिमेंट्स जमा होते रहते हैं, इसलिए इनको अवसादी या परतदार सेलों के नाम से भी जाना जाता है। सिलिका, लोहा और कैल्शियम इसके प्रमुख संयोजक होते हैं। आग्नेय सेलें कठोर, रवेदार तथा दानेदार होती है, जबकि अवसादी सेल मुलायम भी होती है और कठोर भी होती है। अधिकांशतः यह प्रवेश से होती है, यानी कि जो अवसादी जो चट्टानें होती है उनमें पानी आराम से प्रवेश कर जाता है। बात करें नेक्स्ट, आग्नेय सेलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय सेलों का संबंध किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से होता है, इसलिए इसे इग्निस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है आग, परंतु अवसादी सेलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इग्नस रॉक्स है ये लावा से निर्मित होती है, और जो अन्य चट्टानें होती है, यानी कि लावा निर्मित जो चट्टानें होती है उनके टूटने से निर्मित होती है। कौन? अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जबकि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, आग्नेय चट्टानों में जीवांश नहीं पाए जाते और अवसादी चट्टानों में जीवों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे भूगोल विषय से संबंधित शॉर्ट और जो आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि हम लॉन्ग वीडियो के आंसर भी आपके लिए लेकर आएँ तो ऑलरेडी हम डाल रखे हैं, हमारी क्लास अलग अलग क्लास हमने डाल रखी है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके आराम से देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। और अगर आप एग्ज़ाम दे चुके और आप अब आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।